गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द न्यू सेशन ऑफ क्लास +2। और आज हम फिजिकल एजुकेशन के चैप्टर नंबर 1 यानी खेलों में योजनाएं प्लानिंग इन स्पोर्ट्स को कवर अप करने जा रहे हैं। और आज का जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा योजना के अर्थ अथवा इसके उद्देश्य। आधुनिक विश्व में खेलों में योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं। ये देखा गया है कि शारीरिक शिक्षा और खेलों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ साथ ये अच्छे प्रशासन की अंदर की खूबियां भी दर्शाती हैं। यानी जो योजना है वो हर डायरेक्शन में फर्स्ट नंबर पे आता है। अगर बात की जाए कि योजना क्या होता है, तो योजना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पहले से ही तय करना होता है कि क्या करना है, कब करना है, किसे करना है और कैसे करना है। देखा गया है कि योजना किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम कार्य को चुनना और विकसित करना है, और ये वह आधार है जिससे भावी प्रदर्शन का कार्य निकलकर सामने आता है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में हम जो योजना है वो विभिन्न प्रकार से इस्तेमाल करने वाले हैं। यहाँ पे हम जो प्लानिंग को यूज करेंगे टूर्नामेंट्स में, वो होंगे नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट, मिश्रित टूर्नामेंट या चुनौती भरे टूर्नामेंट। और अब हम पढ़ते हैं हुर्रे के अनुसार परिभाषा। जैसा कि दिया हुआ है आपके सामने दिख रही है। हुर्रे के अनुसार योजना व्यक्तित्व तथा खेल प्रदर्शन के निरंतर विकास को सुनिश्चित करने तथा उच्च प्रदर्शन को प्राप्त करने में एक खिलाड़ी को योग्य बनाने की एक महत्वपूर्ण विधि है। बात करते हैं क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है हमारे योजना के। योजना के जो विभिन्न उद्देश्य हैं वो निम्नलिखित लिखे हुए हैं, जिसमें से नंबर 1 है कार्यक्रम के लक्ष्य को प्राप्त करना, दैट मीन्स टू अचीव द एम ऑफ द प्रोग्राम। योजना के कार्य के अंतर्गत संगठन के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को साधारण तथा साफ भाषा में परिभाषित किया जाता है। यानी हमें क्या चीज चाहिए, क्या एम क्या है। हम कोई गेम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हमारा पर्सनल फिटनेस एम है, लोगों के अंदर जानकारी है, हमारा एम क्या है, उस एम को मद्देनजर रखकर हम अब ये गेम्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। नंबर 2 आता है कार्यक्रम की आवश्यकता को ध्यान में रखना, यानी टू कंसिडर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोग्राम। हमें क्या क्या चीजें चाहिए, हमें क्या क्या सामान चाहिए उस कार्यक्रम के लिए, उसका ध्यान रखा जाए। अगर मैं बास्केटबॉल का मैच ऑर्गेनाइज करवा रही हूँ तो क्या वहां पे बास्केटबॉल का कोर्ट है, सीमेंटेड एरिया है, या फिर मैं कच्चे पे खिलाने लगी हुई हूँ अपना बास्केटबॉल को। कच्चा ग्राउंड है, कच्चा मैदान है, सब कुछ रफ है, पत्थर ईंट पड़े हुए हैं। सो आपकी रिक्वायरमेंट्स को मीट करना। नंबर 3 उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करना। जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको किस तरह यूज कर सकते हो, वार्मिंग अप में या फिर आप क्लियरिंग अप में। जैसे कि आप देख पा रहे हो अभी हम कोविड के कारण सारे अपने अपने घरों में हैं, तो इस दौरान अगर आप रिसोर्सेज की बात करो तो आपके पास जो पुरानी कॉपीज हैं, जो पुराने बुक्स हैं, उनको कैसे यूज कर सकते हो अपनी पढ़ाई करने के लिए और उसको रिकंस्ट्रक्ट कैसे कर सकते हो, ये होता है हमारे उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करना। पॉइंट नंबर 4 आपके जो है संसाधनों का अरेंजमेंट करना, यानी टू अरेंज द रिसोर्सेज। अभी हमें नए रिसोर्स चाहिए, उसके लिए हम क्या अरेंजमेंट कर सकते हैं और वो नए रिसोर्सेज कहाँ से आ सकते हैं, नई कॉपियां कहाँ से बना सकते हैं, या पुरानी कॉपियों को कैसे जोड़ के एक नई कॉपी बनाई जा सकती है, हम अपने उद्देश्य को कैसे पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कार्यक्रम की अनुसूची तैयार करना, कि हम सूचियां बनाएं, हम शेड्यूल तैयार करें, हम देखें कि कौन सी प्रोग्राम पे कौन सा काम पहले आता है। अगर मैं घर में अपना केक बनाना चाहती हूँ तो उस शेड्यूल में मेरे को क्या काम कैसे करना है, खाना खाने से पहले बनाना है, खाना खाने के बाद बनाना है, कौन सा काम कैसे करना है, ये होता है शेड्यूलिंग ऑफ अ प्रोग्राम। अगर मुझे खेल ऑर्गेनाइज करनी है तो वार्मिंग अप कब करनी है या कौन सी टीम कब खेलेगी, ये सारा शेड्यूल होता है कार्यक्रम की अनुसूची के मुताबिक तैयार करना। पॉइंट नंबर 6 है संबंधित व्यक्तियों को जानकारी देना। तो कंसर्न पीपल है वो ये जानकारी रखें कि उनका काम कब आने वाला है। एम्पायर्स ने क्या काम करना है, स्कोर बोर्ड्स वालों ने क्या काम करना है, लॉजिंग कमेटी ने क्या काम करना है, सबको सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में अवगत कराना और उन्हें नोटिस में लेके आना। पॉइंट नंबर 7 विभिन्न कमेटियां निर्मित करना। अब जैसे हम आगे टूर्नामेंट्स के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, तो सारी कमेटीज के बारे में बताना कि कैसे कैसे कमेटीज बनेंगी, उनके फंक्शंस देना, उनको उनके काम देना। नंबर 8 विभिन्न कमेटियों के कार्य निर्धारित करना और निर्देशित करना। किस कमेटी का क्या कार्य है उसको डिसाइड करके, उसको अलॉट करके उसको गाइड करना। नेक्स्ट है प्रबंधन और तालमेल उपलब्ध कराना। आपका कमिटीज के साथ भी तालमेल उपलब्ध होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन कमेटी को पता होना चाहिए कि आपका जो सेरेमोनियल कमेटी है वो क्या काम करने वाली, कौन सी सेरेमनी आ रही है, स्टार्टिंग है या एंडिंग है, ये सारी चीजों के अंदर एक तालमेल बनना। ये न हो कि फर्स्ट एड बॉक्स को यही ना पता हो कि ये यहाँ पे बॉक्स कहाँ पड़ा हुआ है, या किसी को मेडिकल हेल्प चाहिए तो कहाँ से ले सकते हैं। सभी कमिटीज के अंदर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बना के रखना। पॉइंट नंबर 10 यानी लास्ट पॉइंट हमारा
कार्यक्रम के कार्यों के दौरान योजना बनाना। अगर बाई चांस कोई फ्लक्चुएशंस आती हैं, कोई रूल्स में मॉडिफिकेशंस आती हैं, तो इमीडिएटली हम विद इफेक्ट क्या उस चीज के अंदर कर सकते हैं, हम कौन सी चीज को मॉडिफाई करके दोबारा रिप्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ये है हमारा कार्यक्रम के कार्य के दौरान योजना के अंदर परिवर्तन करना। ये था हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। अब हम कवर अप करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। हाँ जी, अब बात करते हैं विभिन्न कमेटियों और उसकी जिम्मेवारियों के बारे में। टॉपिक सेकंड है हमारा, टूर्नामेंट को अच्छी तरह कार्यान्वित करने के लिए कई कमेटियों का निर्माण किया जाता है। टूर्नामेंट के आयोजन में योजना की जरूरत होती है। योजना सही तरह से तब काम करती है जब सारी कमेटियां मिलजुल कर काम करें। सभी कमेटियां नियमों के अनुसार अगर काम करती हैं तो कार्यक्रम जो है वो बड़ी अच्छी तरह से पूरा हो जाता है। तो कौन कौन सी कमेटीज हमारी हेल्प करती हैं? 3 तरह की कमेटीज फॉर्म होती हैं। एक होती टूर्नामेंट से पहले काम करने वाली कमेटी, दैट मीन्स प्री टूर्नामेंट वर्क्स। नंबर 2 होती टूर्नामेंट के दौरान काम करने वाली कमेटी यानी ड्यूरिंग टूर्नामेंट वर्क। और नंबर 3 होती है टूर्नामेंट के बाद कार्य करने वाली कमेटी यानी पोस्ट टूर्नामेंट जो कमेटीज होती हैं उनका वर्क्स। अब हम बात करेंगे इनको एक एक करके टैबुलर फॉर्म में। सबसे पहले बात आती है कमेटी के चेयरपर्सन की यानी हेड ऑफ दी जो इंस्टीट्यूशन होता है उसकी बात होती है। कमेटी का मुखिया यानी कमेटी का मुख्य संरक्षक जो होता है वो यहाँ पे प्रमुख भूमिका निभाता है। उसे टूर्नामेंट के हर हिस्से तथा मीटिंग पर नजर रखनी पड़ती है तथा टूर्नामेंट की सफलता के लिए विभिन्न कमेटियों के साथ उसकी मीटिंग लगी रहती है। नंबर 2 आया हमारे पास प्रमुख तकनीकी सलाहकार यानी एग्जीक्यूटिव कमेटी या फिर आपके चीफ टेक्निकल एडवाइजर जिसको हम कहते हैं। इस कमेटी का एक एक सदस्य हर कमेटी से इस कमेटी के अंदर शामिल होता है। सारी मीटिंग्स के अंदर वो ध्यान देता है, जितना भी कार्य होता है सभी अधिकारियों के मद्देनजर वो पूरा किया जाता है। नेक्स्ट आई हमारी आयोजन कमेटी यानी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। ये कमेटी जो है इसकी जिम्मेवारी होती है कि सारे प्रोग्राम को अच्छी तरह से पूरा किया जाए, कोई भी हिस्सा छूटने ना पाए, जितना हो सकता है उतना कोऑर्डिनेशन और जो बैलेंस है वो सारा बनता रहे और जितने उपकरण हैं, जितनी भी चीजें इनको रिक्वायर्ड है वो सारी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी के हाथ से जाती हैं। नेक्स्ट आ गया पॉइंट नंबर 4 जो हम डिस्कस करेंगे कि प्रबंधन कमेटी यानी अरेंजमेंट कमेटी। इस कमेटी में बहुत से अधिकारी शामिल होते हैं जो रेफरी हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, क्लर्क हो सकते हैं, मार्शल, ट्रैक एम्पायर, टाइम कीपर या लैब स्कोरर आदि सभी अधिकारी इस कमेटी में शामिल होते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी टेक्निकल कमेटी यानी तकनीकी कमेटी। ये खेल में प्रयोग होने वाले तकनीकी यंत्रों की देखरेख करती है। इस समिति की जिम्मेवारी होती है कि वह खेल को चलाने में अपना पूरा योगदान दे। यदि कोई वाद विवाद होता है तो उसका समाधान निकालती है ये कमेटी तथा जो टाइम होता है ना, समय, उसको व्यर्थ नहीं होने देती है ये कमेटी। नेक्स्ट कमेटी की बात करें, कमेटी नंबर 6 दैट इज अनुशासन कमेटी या फिर डिसिप्लिन कमेटी। कमेटी अपने नाम से ही बता रही है कि अनुशासन को बनाए रखना। इस कमेटी में संपूर्ण अनुशासन को बनाए रखने का कार्य होता है। यही इस कमेटी की जिम्मेवारी ये भी होती है कि खेल के लिए मैदान तैयार करें और खेल संबंधित जितनी भी सामग्री उसका प्रबंध करा जाए। अगली कमेटी आई हमारे पास रिसेप्शन कमेटी जिसको कहते हैं स्वागत कमेटी। ये कमेटी जो है वो प्रतियोगिताओं, मेहमानों का आरंभिक तथा समाप्त समारोह में स्वागत करती है। जितनी भी आपको जानकारी चाहिए, जो भी आपको रहन सहन की बात करनी होती है वो रिसेप्शन कमेटी से आपको डाउट्स के थ्रू क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट आई आपकी बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी। सो पॉइंट नंबर 8 पे जो ये कमेटी है बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी, ये कमेटी खिलाड़ियों तथा अधिकारियों को आवास तथा भोजन उपलब्ध करवाती है। तालमेल बनता है कि हाँ किस तरह से उनका रख रखाव किया जाएगा, उनको कहाँ रुकेंगे, वो कहाँ पे उनको भोजन कराएंगे। सारी कमेटी की जिम्मेवारी बोर्डिंग और लॉजिंग आवास की होती है। नेक्स्ट आती है आपकी सेरेमोनियल कमेटी यानी समारोह कमेटी। ये खेल में प्रयोग होने वाले जितने भी शुरू से लेकर एंड तक के काम है, दैट इज स्टार्ट वाला जो सेशन है या एंड वाला सेशन है, उन सबका ये पूरा ब्यौरा बनाकर रखती है। और यही नहीं, मेडल, ट्रॉफी, सर्टिफिकेट, आर्ट सब इस सेरेमोनियल कमेटी के अंदर ही दर्ज होता है। नेक्स्ट आती है आपकी प्रेस और मीडिया कमेटी जो कि कमेटी नंबर है हमारी 10। और इस कमेटी के अधिकार जो होते हैं ये सारे टूर्नामेंट का एक पूरा बेरवा बनाकर, एक रिपोर्ट बनाकर प्रेस या मीडिया में छापने लायक भेजते हैं। नेक्स्ट आती है सर्टिफिकेट राइटिंग कमेटी। जैसा कि नाम से पता चल रहा है यहाँ पे सर्टिफिकेट्स बच्चों के अच्छे हैंड राइटिंग में लिखे जाते हैं। यानी ये कमेटी जो है पूरे टूर्नामेंट के हर हिस्से का रिकॉर्ड करती है और जितना सर्टिफिकेशन का काम होता है वो इस कमेटी के द्वारा होता है। 12वें नंबर पे आई हमारी मेडिकल कमेटी यानी चिकित्सक कमेटी। चिकित्सक कमेटी में अच्छे डॉक्टर तथा नर्सें होती हैं।
इस समिति में खिलाड़ियों को प्राथमिक चिकित्सा प्रदान की जाती है, यानी फर्स्ट एड उनको प्रोवाइड किया जाता है, तथा उन खिलाड़ियों को भी करते हैं जो जख्मी होते हैं, चोटिल हालत में होते हैं। नेक्स्ट आती है आपकी मेडिकल कमेटी के बाद ट्रांसपोर्ट कमेटी। बाहर से आई टीमों के लिए जितनी भी यातायात की सुविधा है, उनका आना जाना, उनका रहन सहन के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिटी उनको करेक्टली उनके स्टेशन तक छोड़ के आती है और लेकर आती है। नेक्स्ट आई हमारी अनाउंसमेंट कमेटी। ये कमेटी जो है वो खेलों के दौरान विभिन्न प्रकार की सूचनाओं की जिम्मेदारी लेती है। ये समिति खेलों के प्रारंभ तथा समापन और कौन कौन से इवेंट कब कब होने जा रहे हैं इसके बारे में समय समय पर सभी अधिकारियों को अथवा खेल के जो दर्शक होते हैं उनको भी अनाउंसमेंट करती रहती है। और ये आ गई हमारी लास्ट कमेटी जिसको कहते हैं रिकॉर्डर और बुलेटिन कमेटी। ये सारे रिकॉर्ड्स और बुलेटिन जो है, परिणाम जो है वो एक बड़े से बोर्ड पर शो करती हैं, जिससे दर्शक और खेल के सभी प्रतियोगिता देख सकें, ताकि फेयर प्ले जो है ना, साफ सुथरा खेल खेला गया, न्यायपूर्वक खेल खेला गया, इसके बारे में सबको खबर है। यानी ये वह कमेटी है जो विभिन्न संस्थानों के में फॉर्म प्रवेश करने के बाद जितने भी इनके अंदर स्कोर्स हुए हैं इनके द्वारा ही जाते हैं। यहाँ पे मेहमानों को, दर्शकों को बैठने के लिए सही प्रबंधन हुआ है इसके बारे में भी देखते हैं ये लोग। और प्रतियोगिता में भाग लेने वाली जो टीमें हैं उनका जो फिक्सचर तैयार हुआ है वो सारा डिस्प्ले बोर्ड का काम ये लोग संभालते हैं। आज का हमारा लास्ट टॉपिक टूर्नामेंट एंड इसकी इम्पोर्टेंस। तो क्या होते हैं टूर्नामेंट? टूर्नामेंट खेल प्रतियोगिता जैसे विभिन्न टीमों में खेली जाने वाली प्रतियोगिता होती है, जो कि एक निश्चित कार्यक्रम के अनुसार एक विजेता को चुनने के लिए करवाया जाता है। बात करते हैं इसकी, तो टूर्नामेंट प्रतियोगिता अनेक टीमों के मध्य किसी विशेष खेल की प्रतियोगिता होती है, जो कि एक नियमित कार्यक्रम के अनुसार की जाती है और इसमें से विजेता का फैसला अंत में होकर बाहर आता है। क्या इंपॉर्टेंस है टूर्नामेंट्स के? निम्नलिखित 5 इंपॉर्टेंस जो है टूर्नामेंट के, या टूर्नामेंट के 5 महत्व बताए गए हैं, उनके बारे में जरा पढ़ते हैं। नंबर 1 आता है डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स स्किल। टूर्नामेंट में भाग लेने वाले जो खिलाड़ी होते हैं उनकी जो स्किल्स हैं, उनकी जो कौशल है, उनका विकास होता है। वो अपनी तकनीकों का विकास करते हैं, यही नहीं वो टैक्टिकल स्किल्स को भी डेवलप करते हैं। पॉइंट नंबर 2, खेलों का प्रचार यानी प्रोपेगेंडा ऑफ स्पोर्ट्स या पब्लिसिटी ऑफ स्पोर्ट्स। लोगों में रुचि पैदा करना कि स्पोर्ट्स जो है एक इंटरेस्टिंग चीज है जिसको देखने से उनका मनोरंजन भी होगा और कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स आपकी वेलबींग के लिए भी प्रचार करने में सहायक होते हैं। नंबर 3 आता है खिलाड़ियों के चयन में सहायक यानी हेल्पफुल इन सिलेक्शन ऑफ प्लेयर्स। टूर्नामेंट के आधार पर जो अच्छे खिलाड़ी हैं उनका चयन टूर्नामेंट के अंत तक हो जाता है और उनको एक स्पेशल अवार्ड भी दिया जाता है जो स्पेशल अच्छी परफॉर्मेंस खिलाड़ी करके दिखाता है। प्रोत्साहन के लिए हर खिलाड़ी को कुछ न कुछ खेल के अंत में जरूर दिया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास पॉइंट नंबर 4, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय एकता का विकास करना। खेल प्रतियोगिता के माध्यम से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जो एकता है उसका विकास भी होता है, भाईचारे की भावना आती है, हम लोग एक साथ रहना सीखते हैं और जो टूर्नामेंट्स है वो कहीं ना कहीं हमें हेल्प करते हैं कि किस तरह से हम एक दूसरे के साथ सही तरीके से पेश आए। नेक्स्ट पॉइंट आता है डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल्स, जिसे हम कहते हैं सामाजिक गुणों का विकास। अब सामाजिक गुण, कई गुण जैसे सहनशीलता, सहानुभूति, सहयोग, समूह लगाव हो गया, भाईचारा हो गया, अनुशासन हो गया आदि, इन सबको विकसित करने का काम करता है स्पोर्ट्स। यानी आपकी जो टूर्नामेंट्स हैं कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं आपको कुछ अच्छी क्वालिटीज डालने में, चाहे वो न्याय की हो, ईमानदारी की हो, किसी की आदत की हो। लास्ट पॉइंट आता है हमारा मनोरंजन का स्रोत। खेल जो है वो सदा से ही मनोरंजन का स्रोत रहे हैं। हम जो चाहे वो लूडो खेलें, चाहे हम इंडोर गेम्स चेस खेलें, चाहे हम आउटडोर गेम्स क्रिकेट खेलें, फुटबॉल खेलें, वो हमारा जो मनोरंजन है वो अच्छे से करते हैं। और यही नहीं, इनमें कोई खास पैसा भी नहीं लगता और बॉडी की एक्सरसाइज एक तरह से ये खेल कर जाते हैं। और इसके मैं फर्स्ट चैप्टर के पार्ट 1 जो कि प्लानिंग इन स्पोर्ट्स का पार्ट 1 मैं यहाँ कंप्लीट करती हूँ और इसके साथ मैं असाइनमेंट्स अटैच करके भेज रही हूँ, जिसको आप प्लीज पढ़कर पूरा कर लीजिए अपनी कॉपीज में। एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।